मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में संजय जी मेश्राम साहब मेरे साथ जुड़े हैं। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि संजय जी मेश्राम साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से सामाजिक जीवन के लिए, समाज के लिए समर्पित ऐसा व्यक्तिमत्व है। नागपुर के उमरेड विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। बचपन से ही सामाजिक कार्य करने का उनको शौक है। उच्च विद्याभीषित होने के बाद भी वो समाज का कार्य करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं, संजय जी मेश्राम साहब से। जय हिंद साहब। जय हिंद सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, इन समाज के लिए आप बचपन से ही काम करते हैं। तो संक्षिप्त में आपका थोड़ा सा परिचय दें। देखिए, समाज सेवा की भावना घर से ही पैदा होती है जी। और मैंने अपनी माँ को हर दूसरे आदमी की जिसे भी ज़रूरत है उसकी मदद करते हुए देखा है। शायद वही भाव मेरे व्यक्तिमत्व में आया और उसके माध्यम से जहाँ कहीं भी किसी ज़रूरतमंद को कुछ ज़रूरत हो जी, उसे मदद करने का भाव मेरा हमेशा रहा है। जी सर, आप आईआईटी क्षेत्र से आते हैं, उच्च पद पर आप नौकरी को थे, तो समाज का काम करना चाहिए, ऐसा आपके दिल को क्यों लगा सर? देखिए, ये तो मानवता है कि हम अपने अपने लिए तो हमेशा काम करते हैं जी, मगर जब तक हम जो लोग गरीब हैं, जिनको कोई संधि नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को और जिनमें टैलेंट है जी, उनको सामने लाने का हमारा मानवता का कर्तव्य है जी। और इसी कर्तव्य के तहत जितने भी लोगों को हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि समाज तभी अच्छा हो सकता है जब हर एक व्यक्ति अपने में जो टैलेंट है उससे उसको समाज में लाया जाए और उसका उपयोग समाज के लिए किया जाए। जी जी जी। इसीलिए लोगों की मदद करना, जिसमें जो टैलेंट है उसको उस क्षेत्र में मदद करके सामने लाने की भावना हमेशा मुझ में रही। आपने मुझे ये भी पूछा कि उच्च शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग ही राजनीति करके अच्छे लोगों पर शासन करते रहेंगे। तो इस दिशा में अच्छे लोगों का प्रयत्न करना ये भी एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य के माध्यम से आज मैं राजनीति में आया हूँ और कोशिश यही रहेगी। हो सकता है मैं सफल हूँ, हो सकता है नहीं सफल हूँ, मगर मुझे लगता है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति में बदलाव नहीं आएगा और लोगों की अच्छी तरह से सेवा नहीं हो पाएगी, ये मेरे मानना है। सर, उमरेड क्षेत्र के अंदर रोटरी के माध्यम से आपने बहुत सारा काम किया है सर, तो ये काम किस तरह से रहा है? देखिए, रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जी। 220 देशों में इनके सदस्य हैं। करीब 12 लाख से ज़्यादा सदस्य समाज सेवा का काम करते रहते हैं जी। और समाज सेवा पूरे 24 घंटे नहीं करते, मगर अपने अपने व्यवसाय में जिन लोगों ने ऊंचाई प्राप्त की है उनको इस बात का एहसास है कि ये ऊंचाई हमने अपनी मेहनत और अपने कौशल्य से प्राप्त की है, मगर ये हमें जो भी सम्मान और मानधन मिलता है ये समाज की तरफ से आता है। इसीलिए इसका एक भाग हमने समाज के प्रति अर्पित करना चाहिए। इस भावना से व्यवसाय में जिन्होंने भी ऊंचाइयां गाठी है वो सब इस क्लब के मेंबर रहते हैं जी। और सिर्फ पैसे से नहीं तो अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज सेवा करना इसका एक परम ध्येय है। जैसे कोई अगर एडवोकेट है तो हम उसको ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे समाज सेवा कीजिए। जी जी। हम कहते हैं आप 5 दिन अपना व्यवसाय कीजिए, व्यवसाय से धन कमाइए, मगर 6वें दिन जिनको भी ज़रूरत है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते,
उनको आप अपनी सेवाएं मुफ्त छठवें दिन प्रदान करने का प्रयास रोटरी के माध्यम से होता है। जी जी। मेश्राम साहब, उमरेड क्षेत्र में जो भी विधान क्षेत्र है, इसके अंदर जो भी स्कूल आते हैं, तो इन स्कूलों में आपने बच्चों के लिए फिल्टर पानी की व्यवस्था की है सर। जी। तो इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए सर। देखिए, सिर्फ फिल्टर पानी के फिल्टर की व्यवस्था करना सिर्फ एक भाग है। अच्छा। बाबा साहब ने जैसे बताया कि भाई शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपके विकास के लिए जी। और इसीलिए शिक्षा को प्रथम स्थान देना ये मेरे कार्य में शामिल है। जी जी जी। शिक्षा लोगों को अच्छी मिले इसकी, और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का जो स्तर होता है वो थोड़ा नीचा होता है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए फिर रोटरी के माध्यम से हमने ई लर्निंग सिस्टम तैयार किया था, जिसमें अगर स्कूल में टीचर नहीं भी है तो बच्चा खुद कंप्यूटर के माध्यम से पहली से 10वीं का किसी भी सब्जेक्ट का अभ्यास खुद कर सकता है। उसमें प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपकी कहाँ गलतियाँ हुई ये भी बताया जाता है, और वो सिस्टम इतना सिंपल है कि एक छोटा बच्चा भी उसको ऑपरेट कर सकता है। इसके माध्यम से बच्चों में एक उत्सुकता जागती है, क्योंकि जब तक बच्चों के मन में उत्साह नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई अच्छी तरह से वो कर नहीं पाते हैं। आप जानते हैं कि बच्चों का देखा गया साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये। हाँ जी। कि जब भी वो स्कूल में आते हैं तो स्कूल में धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। अच्छा। और जब स्कूल छूटता है तो वो भागते हुए वहां से निकलते हैं। बराबर है, सही इसका बात। मतलब ये है कि बच्चे स्कूल में आने के बाद अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, ओपन महसूस नहीं करते। तो हमको ऐसा एक स्कूल बनाना है या ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी है जहां उनको उत्साह रहे कि हम वहां जाके हमको और कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ मजा आएगा, तभी जाकर वो सीखने की जो लालसा है वो उनमें जागृत होगी। जी जी सर, पानी की बात निकली है जी। तो पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था 20 मार्च 1927 को। जी। तो दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो इस बारे में, इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पानी के बारे में संघर्ष जो है वो जातीय व्यवस्था का एक परिणाम है। जी। किसी एक विशिष्ट वर्ग को जाति के नाम पर पानी नहीं देना, ये मुझे लगता है कि ये मानवीय अपराध है। जी। और इसी मानवीय अपराध को बाबा साहब ने सामने लाकर उसके विरोध में विद्रोह किया, और इसीलिए इसके बारे में मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, स्वाभिमान की कोई बात हो नहीं सकती कि हमारा वो अधिकार है। पानी ये प्रकृति की देन है और इस पे हमारा भी अधिकार है। ये भावना लोगों में दिखाकर और इस ये जो जातिवादी मानसिकता है उसको तोड़ने का प्रयास इस जी 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 मेश्राम साहब, कोरोना के काल में आपका बहुत काम अच्छा रहा है। जी। आज आदमी मिला जी तो वो दूसरे दिन फोटो में ही दिखता था। जी। ऐसा एक जीवन मरण का संघर्ष था। जी। तो ये जो काम जो आपने निभाया कोरोना के काल में, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें सर। जी। देखिए, कोरोना की महामारी मुझे लगता है कि लोग हमेशा बात करते थे हमारी जनरेशन में कि भाई महामारी आई थी 1917 में और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। और हमको कुछ मालूम नहीं था कि भाई महामारी किसे कहते हैं। कोरोना के माध्यम से सही मायने में महामारी का अर्थ क्या होता है ये प्रत्यक्ष दृष्टि से हमको देखने को मिला। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि मानव हमेशा ये समझता है कि हम बहुत बलवान हैं। अच्छा। प्रकृति ने दिखा दिया कि आप अगर उन्होंने निश्चय किया तो आदमी आदमी से अलग हो सकता है, इतनी ताकत प्रकृति में है। ये उससे हमको सीख मिली है। जी जी जी। कोरोना में मरने के बाद या कोरोना से कोई पीड़ित है तो हमारे घर के लोग ही उनसे दूर रह रहे थे। उनके पास नहीं जा रहे थे, उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी। बराबर। इससे हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रकृति से बड़ा और प्रकृति से मजबूत, प्रकृति से क्या कहते हैं, सबसे बड़ा अगर किसी हमारे जीवन में कोई रोल है तो प्रकृति का है और उसको संभालना बहुत जरूरी है। जी जी मेश्राम साहब जी,
आप एक सादा सिंपल रहते हैं, लेकिन राजनीति में आपने पहला कदम कब रखा था? देखिए, समाज सेवा की भावना पहले से ही थी। रोटरी के माध्यम से मैं व्यवसाय करते हुए मैंने रोटरी में करियर से हमने काफ़ी समाज सेवा की और 2012-2013 में मुझे रोटरी गवर्नर बनने का मौका मिला। जो कि डिस्ट्रिक्ट 3030 मतलब नासिक से लेके गोंदिया तक हमारी डिस्ट्रिक्ट होती है और उसमें जितने भी क्लब्स होते हैं उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको गवर्नर कहते हैं। वाह वाह। और रोटरी का फाउंडेशन है, इसके माध्यम से हमें पैसे मिलते हैं और उसमें से हम समाज सेवा करते हैं। जी जी। एक साल में करीब 5 करोड़ के काम, समाज सेवा के काम, जिसमें एक हमने नियोनेटल यूनिट यहाँ पर लगाया जी। दूसरा हमने आईसीयू एक यूनिट हमने विवेकानंद आश्रम में लगाया। तीसरा हमने मेयर मेमोरियल हॉस्पिटल में आई ऑपरेशंस के लिए पूरी व्यवस्था करके दी, जहाँ मुफ्त में आई ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम उस दौरान हुए, बट मुझे उसके लिमिटेशंस का एहसास हुआ कि भाई हम रोटरी में रहते हैं तो हम 5 करोड़ के प्रोजेक्ट कर सकते हैं जी। अगर हमको समाज सेवा का स्तर बढ़ाना है तो हमको राजनीति में आना ज़रूरी है। जी जी जी। राजनीति से मेरा कोई परिचय नहीं है, मगर बिजनेस में भी मेरा परिचय नहीं था। और बिजनेस में आकर हमने 20-25 करोड़ की कंपनी बनाई। तो एक उद्योजक का जो मुझे मानसिकता होती है कि भाई हम कहीं भी जाएंगे तो हम रास्ता निकालेंगे, उस दृष्टिकोण से मैं यहाँ आया और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ तो शायद मैं मेरे समाज सेवा का स्तर 50 करोड़ 500 करोड़ तक ले जा सकूंगा। इसलिए हमने राजनीति में कदम रखा। जी 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 जी। सर, महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस कमेटी के आप सचिव हैं जी। तो इस सचिव पद पर आपने काम किस तरह से किया है पार्टी के लिए? जी देखिए, सचिव का काम प्रदेश लेवल पर होता है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव हूँ जी। उसके पहले मैं उपाध्यक्ष था नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी का। और उसके अनुसार यहाँ पर पार्टी का जो नियोजन करना पड़ता है उसके लिए उपाध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त मैं निरीक्षक, काटोल क्षेत्र का निरीक्षक बन के गया था। और विधानसभा में वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स आती है जी, उसको कैसे मैनेज करना, ये एक हर चीज़ को सीखने की एक प्रक्रिया होती है। तो उसके अंतर्गत मैं पहले उपाध्यक्ष बना, करीब 7 साल उपाध्यक्ष रहने के बाद में अब मैं फिर वाइस प्रेसिडेंट था महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति का। और उसके बाद फिर उन्होंने काम देखने के बाद में मेरा प्रमोशन पेरेंट बॉडी में सचिव करके मुझे पद दिया गया जी। और उस सचिव पद के माध्यम से इस क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में कांग्रेस की कौन कौन सी कमजोरियां हैं, संगठन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उनको कैसा कंट्रोल रहना चाहिए, उनके ऊपर निरीक्षण कैसा रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का भार इस पद के माध्यम से मुझे जी जी। सर, बीच में क्या हुआ था कि मोड़ तोड़ की सरकारें बन रही थी जी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में जोड़ तोड़ तो चलते ही रहता है। मगर महाराष्ट्र के राजकारण में हमने ये कहीं नहीं देखा था कि एक पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य तोड़कर ले जाना और उसके माध्यम से सत्ता हासिल करना, ये महाराष्ट्र में पहली बार हुआ था। जी जी। इसकी वजह से पार्टी का सिंबल भी दूसरों को मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न स्थापित हुआ। बराबर। और एक ही नहीं, दो बड़ी पार्टियों को तोड़ के सत्ता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जो आगाज इन्होंने किया, ये महाराष्ट्र की जनता ने कभी पहले देखा नहीं। सही बात है। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता में एक रोष है कि इस तरह की राजनीति भले ही दूसरे प्रदेशों में होती रही है, महाराष्ट्र हमेशा नीतिमत्ता की राजनीति करता आया है। बराबर, सही बात है। और इसीलिए लोगों में रोष है और लोग आने वाले समय में इसका जरूर बदला नहीं, उत्तर जरूर देंगे। जी, जी। ये मेरी आशा है और अपेक्षा भी है। सर जी, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को बनाया है जी। पूरे जगत में संविधान की चर्चा होती है, संविधान को नवाजा जाता है। लेकिन बीच में ऐसी जो 2014 से लेकर अभी तक जो चर्चा हो रही कि संविधान बदला जाएगा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की है।
जिस तरह की यहाँ व्यवस्था थी उसमें मनुवादी जो विचारधारा थी उसके माध्यम से ये देश पहले चलता था, समाज व्यवस्था चलती थी। जी जी। स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार लोगों के हाथ में ये अधिकार आया और ये अधिकार बाबा साहब ने लोकशाही के माध्यम से दिया। बराबर है। इस पर बहुत चर्चा हुई थी कि भाई वोट देने का अधिकार सिर्फ शिक्षित लोगों को दिया जाए या धनाढ्य लोगों को दिया जाए। तब बाबा साहब ने इसका विरोध करके हर आदमी के हाथ में वो अधिकार रहना चाहिए, तभी हम मतलब सही तरीके से लोकशाही को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ये उनका विचार था। जी। आज उसको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर, राजनीति को धर्म से जोड़कर लोगों के दिमाग में जो नफरत की आग फैलाई गई है, जो समाज है उसमें विभाजन करके लोगों सत्ता प्राप्ति की गई है और सत्ता में एक बार आने के बाद में एन मेन किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना है, चाहे वो फिर दूसरों के लोगों को तोड़कर अपने पक्ष में लाना, ये जो राजनीति है और ये जो हवस है, सत्ता की हवस, ये लोकशाही के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी जी जी। अब संविधान बदल आते ही उन्होंने पहले सत्ता काबिज की, हाँ। सत्ता स्थापित की आज से 10 साल में, और अब उनको ऐसा लगने लगा है कि उनमें इतनी ताकत आ गई है कि वो संविधान बदल सकते हैं और पुरानी व्यवस्था को इस देश में लागू कर सकते हैं। जी। बट मुझे लगता है कि इस देश में ये 70 सालों में लोकशाही की जो स्थापना हुई है, जो लोगों के दिमाग में विचार है, वो इसका ज़रूर विरोध करेंगे और चुनाव के माध्यम से इसका ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। खास करके महाराष्ट्र में देखा जाए जी। तो कोई भी सुखी नहीं है, किसान परेशान है, जी। महिलाएं परेशान हैं, जी। हाँ? और जो उद्योग क्षेत्र है जी। इसको भी निजीकरण किया जा रहा है। जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, उद्योग का निजीकरण करना ये लिबरलाइजेशन का एक भाग है। अच्छा। इस भाग को 1991 में कांग्रेस ने शुरू किया था, मगर जो उसके उद्देश्य थे वो अलग अलग थे। अच्छा। जब ये देश आज़ाद हुआ तो यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं थी। अच्छा। कोई भी उद्योग नहीं था, कोई भी डैम नहीं थे जी। कोई भी स्टील बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। उस वक्त वो प्राधान्य देने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से पैसों का उपयोग करके इन सब चीज़ों को लाया गया। जी। उसके बाद में जैसे ही हम ये जो पूरे जगत की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, हाँ जी। इसमें जो बदलाव आया, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, कि भाई अब किसी एक की अर्थव्यवस्था अलग नहीं रह सकती। हाँ। पूरे जगत में जो हो रहा है उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे होगा। जी। ये जब देखा गया तब लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को हमको एक्सेप्ट करना पड़ा। जी। मगर लिबरलाइजेशन का प्रोसेस हमने एक्सेप्ट क्यों किया? देखिए, कोई भी कंपनी जब बनती है तो प्रॉफिट कमाना चाहती है। अच्छा। मगर जो हमारे अनुभव है, इस देश का अनुभव है कि अगर सब पूरी जो फैक्ट्रियां हैं ये प्राइवेट सेक्टर को दी जाएं, या सभी सेक्टर्स अगर प्राइवेट सेक्टर में दिए जाएं, तो उसका असर जो बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है उसमें होता है। ये हमने 1971 के वॉर में देखा था। जी। 1971 में ऑयल कंपनीज थी। ऑयल कंपनीज ने युद्ध के वक्त ऑयल जो है, पेट्रोल, डीजल, हाँ। में इतना मुनाफा कमाया। अच्छा। कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। अच्छा। हाँ। इसीलिए जैसे ही वॉर खत्म हुआ, इंदिरा जी ने 2 सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, अपना सरकारी क्षेत्र में उनको कन्वर्ट किया। अच्छा। पहला था, इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स कहते हैं इंग्लिश में। पहला था तेल उद्योग और दूसरा था आर्थिक, मतलब अपना जो बैंकिंग सेक्टर है उसका सरकारीकरण किया। जी जी जी। कि ये 2 चीजें हम दूसरों के हाथों में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दे तो हमारा देश गुलाम बन सकता है। बराबर, सही बात। उस उद्देश्य से ये 2 सेक्टर है। अब इन्होंने क्या किया, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, हाँ। जितने भी सरकारी कंपनियां थी, अच्छा। उनको बेचना शुरू किया। जबकि 1991 का लिबरलाइजेशन का जो प्रक्रिया थी, उसमें यही कहा गया था कि भाई किसी भी क्षेत्र में जो डिमांड है
उसका 50% जो है वो सरकारी कंपनी बनाएगी और 50% हम जो है वो निजी कंपनियों को देंगे। अच्छा। ताकि वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर हमने निजी कंपनियों को दिए तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। हाँ। जैसे आप सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं, कभी ये लोग अपनी लॉबी बन जाती है, इनका क्या कहते हैं ये अपना नहीं एक ये बन जाते हैं सर, क्या कहते हैं उसको, जो टेंडर में ये लोग करते हैं, हाँ एक एक कोटरी बन जाती है और वो लोग मिलके प्रोडक्शन को कंट्रोल करके भाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सीमेंट में हम लोग देख रहे हैं इसका सीधा असर हमारे लोगों के जीवन पर होता है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब एक चीज बढ़ती है तो 10 लोगों की 10 चीजें बढ़ती है। जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ा तो सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, सब्जियां बढ़े दूसरों के दाम बढ़ते हैं, आपके जेब में से ज्यादा पैसा जाता है जी, तो ये सब कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। इसीलिए हमेशा अर्थव्यवस्था जो हमारी है अभी विकसित पूरी तरह से नहीं हुई है, और जब तक नहीं होती तब तक बाजार में ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए जहां 50% जो उत्पादन है वो सरकारी कंपनियों के पास और 50% जो है वो निजी कंपनियों के पास रहना चाहिए, ताकि प्राइस कंट्रोल हम हमेशा रख सकें। जी जी मेश्राम साहब जी, कुछ पार्टियां ऐसे कहती हैं जी कि कांग्रेस ने 70 साल में जो नहीं किया है जी, वो हमने 10 साल में किया है। जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव के लिए मुद्दे बनाना या एक इंप्रेशन क्रिएट करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में नैरेटिव क्रिएट करना बोलते हैं। अच्छा। दिखाते बहुत हैं कि हमने ऐसा हो गया, ये हो गया, मगर जमीन पे हकीकत अगर आप देखें तो वो बिल्कुल अलग रहती है। अच्छा। आज इतना बड़ा एक एहसास कराया जा रहा है लोगों की, भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सबको ये दे रहे हैं, वो हो रहा है लोगों की, मगर सही मायने में लोगों के पास आज महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि आम आदमी की, गरीब आदमी की कब्र टूट चुकी है। जी जी। मगर उनको उन मुद्दों से दूर करके भावनिक मुद्दों में उलझा कर रख उसका असर नहीं होने देना चाह रहे हैं जी। ये एक शोकांतिका है, और कभी ना कभी जो हमारी जनता है उसको इस चीज का एहसास होगा। जी जी जी। तो आभास एक बनाया गया है कि बहुत तरक्की हुई है, बहुत रोड्स बने हैं, मगर पैसा तो आपकी जेब से जा रहा है। अब आप देखिए, हम लोग ये कहते हैं हम बहुत रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा। रोड टैक्स हम लोग भरते ही हैं, रोड टैक्स भरने के बाद हमसे टोल टैक्स भी लिया जाता है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तरह का निजीकरण सही है या नहीं है, क्योंकि पहले जो भी हाईवेज बनाए गए वो नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे उसके माध्यम से बनाए गए। अच्छा। तो उस पर क्वालिटी कंट्रोल भी था जी, और उसमें टोल टैक्स भी नहीं था। आज पोजीशन ये है कि हम टैक्स भी भरते हैं, रोड टैक्स, और हर ट्रैवल करते वक्त डीजल पे भी ज्यादा टैक्स देते हैं। अच्छा। हम रोड पे भी टैक्स देते हैं, तो आपके जेब में से ही पैसा निकाला जा रहा है और वही पैसा यूटिलाइज भी किया जा रहा है, और आपको महसूस भी नहीं होने दे रहा है कि आपकी जेब कट रही है। जी जी ये इस चीज की ब्यूटी है। जी जी मेश्राम साहब जी। अभी क्या है कि 2024 के लोकसभा के बिगुल बज चुके हैं जी। हर पार्टी मैदान में उतरी है जी। हाँ? हालांकि राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसका कुछ असर हो सकता है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, पहले तो ये हमने सोचना चाहिए कि उन्होंने न्याय यात्रा निकाली क्यों या पद यात्रा निकाली क्यों। अच्छा। ये जो षड्यंत्र है ये 2014 से जब शुरू हुआ उसके पहले से ही ये जो ताकतें इन्होंने सबसे पहले मीडिया को अपने हाथ में लिया, प्रचार तंत्र को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। अच्छा। तो वो जो दिखाते थे लोग समझते थे वही सही है। जी। और अब तक उन्होंने उस माध्यम से विचारधारा को इस तरह से बदल दिया है कि लोगों को दूसरी चीजों के बारे में पता ही नहीं चलता। अच्छा। और दूसरे पार्टियों का कोई भी व्यू पॉइंट टीवी चैनल्स पर या विचार जो भी प्रसार माध्यम है उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। जी। इसीलिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम जनता में जाएं और जनता के माध्यम से इस चीज को जनता के सामने रखें। जी जी जी। इसलिए उन्होंने पहली यात्रा की, वो बहुत ही सक्सेसफुल थी। अब उन्होंने दूसरी यात्रा की है, लोगों में जन जागरूकता पैदा करना इन मुद्दों के बारे में। जी। ये उसका सबसे मेन मुद्दा था। जी 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 मेश्राम साहब 2024 में सरकार किसकी बन सकती है? देखिए, सरकार अब एक आपका अनुमान बताइए। हम देखिए, इसमें दो चीजें हैं। मैं इसको दो भागों में बांटता हूं। अच्छा। एक है कि जनता किसको वोट कर रही है, और दूसरा ईवीएम के माध्यम से वो वोट किसे जा रहा है। जी। ईवीएम को इन्होंने एक इलेक्शन जीतने की मशीन बना ली है। अच्छा।
और इसके विरोध में जनता में बहुत सारे आंदोलन हुए, मगर न इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है। तो मैं इसमें अगर देखें तो लोकशाही को खत्म करने का जो षड्यंत्र है ये इसमें है। देखिए, हमारे संविधान में बाबा साहब ने 3 चीजों को एकदम स्वतंत्रता दी थी। सबसे पहला आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक को इंडिपेंडेंट बनाया था। न्यायपालिका, ताकि न्याय मिल सके इसलिए उसको इंडिपेंडेंट बनाया था। और तीसरा इलेक्शन कमीशन, ताकि लोकशाही के साथ खिलवाड़ न हो सके इसलिए इलेक्शन। इन लोगों ने इन 10 सालों में इन संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो इस प्रचार माध्यम से उन्होंने इन 3 चीजों पे, ये 3 इंस्टीट्यूशन जो है, जो डेमोक्रेसी के लिए या लोकशाही के लिए बहुत ही जरूरी है, इस पर पूरा कब्जा कर लिया। आपने देखा होगा अभी इन्होंने सबसे पहले जब जीतने के बाद इन्होंने लाया था जुडिशरी अकाउंटेबल बिल। मतलब जुडिशरी पर जो भी चुनाव, जो भी आदमी नियुक्त किया जाएगा वो सरकार के माध्यम से होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर उसको खारिज किया। फिर उन्होंने रिजर्व बैंक पे हमला किया। रिजर्व बैंक में 1,75,000 करोड़ रुपए ये इमरजेंसी के लिए रिजर्व फंड रहता था। उस रिजर्व फंड का भी उपयोग इन्होंने अपने लिए कर लिया। और आज हमारे पास रिजर्व फंड, अगर कल कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे पास बैकअप के लिए कुछ नहीं है। तीसरा इन्होंने ये किया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है, इसमें किसको चुना जाएगा, इसके लिए एक लॉ बनाकर प्रधानमंत्री एक रहेंगे, प्रधानमंत्री एक अपने केंद्रीय मंत्री को रखेंगे, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। 2:1 हमेशा मेजॉरिटी उनकी रहेगी, तो वो अपना करते रहेंगे। इस तरह से सभी संस्थाओं को अपने वश में करके लोकशाही को किस तरह से खत्म किया जाए, ये इस तरह से ये चुनाव होने वाले हैं। इसलिए जनता को सजग होना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो लॉस है वो जनता का ही होना है। आपके अधिकार पूरे छीने जाएंगे, आपके घर में आके कोई भी कभी भी कोई भी तलाशी कर सकेगा, कोई भी रूल नहीं रहेगा। तब आपके क्या हाल होंगे, आप महंगाई के अगेंस्ट में बोल नहीं पाएंगे, आप धरने नहीं दे पाएंगे, ये अधिकार आपसे ले लिए गए, तो आपकी क्या हालत होगी, ये जनता ने समझना चाहिए। और वो समझकर ही उन्होंने मतदान करना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। जी मेश्राम साहब, लोकसभा के बाद में विधानसभा आने वाली है। तो उमरेड विधानसभा एक क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आगे चलकर आप चुनाव में खड़े रहने वाले हैं क्या? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी ने 2014 में चुनाव की टिकट दी। मैं 2014 का यहाँ चुनाव लड़ा। बट ये राजनीति है, राजनीति में कौन से गेम खेलता है ये हम समझ नहीं पाते। मैं उस वक्त जैसे ही मुझे टिकट मिली, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। या उसको कह सकते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, ऐसी सिचुएशन मेरे साथ में थी। मेरे अगेंस्ट में बंडखोरी हुई। दूसरा, हमारा कांग्रेस का ही आदमी खड़ा हुआ, और 80,000 मतदान पूरी तरह से विभाजित हुआ। राजकारण का काम ही यही है कि भाई विभाजन करो और जीतो, इस तरह से। बट हारने के बाद मैं जमीन स्तर पर उतरा। जमीनी स्तर पर सेवा सहकारी से लेके खरीदी बिक्री से लेके हर चीज में मैंने हाथ डालकर संगठन को इतना मजबूत बनाया कि मैं एक सक्षम आदमी, एक सक्षम राजनेता करके इस क्षेत्र में उभरा। बट क्या कहते हैं कि कभी कभी योग ऐसा होता है या समय ऐसा आता है कि उस 2019 के इलेक्शन में हमारा लोकसभा में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। केवल एक ही सीट आई थी, और उसकी वजह से काफी निराशा थी। और लोकल लीडर्स ने वो चांस लेकर एक दूसरे आदमी को खड़ा किया। बट हमको टिकट नहीं मिली तो हमने विरोध में काम नहीं किया, हमने उनको सपोर्ट करके उनको चुनकर लाया। और वो 5 साल यहाँ पर आमदार रहे। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर आज वो लोकसभा का इलेक्शन शिंदे शिवसेना की तरफ से लड़ रहे हैं। ये शोकांतिका है, क्योंकि पार्टी ऐसे कामों से 10 साल पीछे चली जाती है। तो मेरी सभी नेताओं से यही विनती रहेगी, यही गुजारिश रहेगी कि जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, जो लोग जनता में रह के जनता के सवालों को सुलझा रहे हैं, ऐसे लोगों का विचार ही टिकट देते वक्त होना चाहिए, और उनको ही सपोर्ट मिलके तभी ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ पाएगी। अन्यथा कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा चलन है, और उसके पीछे कारण भी है। कारण 70 साल के इस सत्ता में जैसे जैसे सत्ता आती है तो सत्ता का दुष्परिणाम भी होता है। पार्टी में गठबाजी होती है।
फैक्शंस हो जाते हैं और फिर वो फैक्शंस अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग लड़ते हैं एक दूसरे से और उसमें पार्टी का नुकसान होता है। अगर सब नेता एक साथ आकर लड़े तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को कोई भी चुनाव में हरा सकता है। जी जी तो जी। मेरी गुजारिश सभी से यही रहेगी कि जहां भी लड़ना है एक राजनीति को बाजू में रख के संगठन सर्वप्रथम, पार्टी सर्वप्रथम, इस मुद्दे पर अगर हम लड़ें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जरूर फिर से वापस सत्ता में आए। जी मेश्राम साहब, आपका इतना सारा काम है, हर समाज के घटक के पास आपका काम है। यहाँ का उम्मेड़ का जो गरीब जनता है, यानी यहाँ का जो जनता है, आपके पीछे आपको बहुत हर काम में साथ देती है। तो ये इतना सारा काम करने के लिए आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्राप्त होती है ऊर्जा ये? देखिए साहब, मुझे ऊर्जा तब मिलती है मैं जब लोगों से मिलता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कितना भी थका हूँ, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, उनकी तकलीफें समझता हूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो थकान अपने आप मिट जाती है। अच्छा। मुझे लगता है यही चीज़ है कि आज 65 साल के होने के बाद भी आज मुझे थकान नहीं होती है। मैं 12 से 14 घंटा काम करता हूँ और ऊपर वाले की दया से आज मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। आज न मुझे डायबिटीज है, न मुझे बीपी है, जी। और न ही मुझे थकान आती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं इस माध्यम से समाज सेवा आगे करता रहूँगा जब तक पॉसिबल रहेगा। जी, परिवार भी एक ऊर्जा होती है, तो आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। देखिए, परिवार तो ऐसा है हमारा, मेरे 2 बेटियां हैं। अच्छा। लोगों ने बोला भाई 2 बेटियां हैं, 1 बेटा होना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, बेटियां भी बेटों की तरह ही होती है। उनको शिक्षा देना, उनको अच्छा करियर बना के देना, ये प्रथम कर्तव्य होता है। आज दोनों बेटियां हमारे देखिए, हमने किसी पर भी, हमारे बच्चों पर हमारा व्यवसाय लादा नहीं। अच्छा। मेरा बिजनेस है 25 करोड़ का, मगर हमारे बच्चे कभी बिजनेस में नहीं गए। जी। दोनों ने, अब ऊपर वाले का ये है या उनका इंटरेस्ट ये था, दोनों मीडिया क्षेत्र में गए हुए हैं। अच्छा। मेरी बड़ी बेटी है जिसने MS किया है, और वो भी ऐसे, मतलब वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मगर उन्होंने MS वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस में किया, और छोटी ने मीडिया में ही किया, मगर मास मीडिया और एडवर्टाइजमेंट में किया। तो अब मुझे मालूम नहीं ये लोग कैसे इनका इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अच्छा। मगर उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती थी वो हमने उन्हें करने दिया। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा व्यवसाय है इतना बड़ा। अच्छा। मेरी वाइफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन है, उनका भी सेटअप है, मगर ये दोनों सेटअप वैसे के वैसे ही रहेंगे। अच्छा। मगर हमने अपने बच्चों पर कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं डाला कि आपको यही करना है। अच्छा। जो नॉर्मली होता है। जी जी जी, मेश्राम साहब, हाँ बोलिए। तो ये हर व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, हाँ, वो अगर देखकर काम करे तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए हमने उनको इंडिपेंडेंट। बराबर है मेश्राम साहब जी। लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है जी। तो लोगों से, जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, यही अपील करूंगा, एक हम तो मनुष्य एक बहुत ही स्वार्थी प्राणी है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ करते रहता है। अच्छा। मगर सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सबके सामने है, वो है पर्यावरण की। अच्छा। अपने स्वार्थ के लिए हमने पर्यावरण को इतना इस्तेमाल किया है कि आज प्रकृति हमारे विरोध में जाकर हमें कोई ना कोई लेसन सिखाने के मूड में है। बेमौसम बरसात, हाँ, कभी भी गर्मी आना, कभी भी। तो ये वातावरण में जो चेंज है, इससे हम सब पर ये इफेक्ट होगा सबसे पहले। अच्छा। कि खेती जो है, हम जो अन्न धान्य उगा रहे हैं वो उगना बंद हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद में जो क्राइसिस आएगा, वो क्राइसिस हम संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के जरिए हम कर सके, बट वो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या हो चुकी है। बराबर है। पानी पीने को अगर पानी स्वच्छ नहीं मिला तो आने वाले दिनों में युद्ध जो होगा वो जमीन के लिए नहीं होगा, युद्ध पानी के लिए होगा। ये भी लोगों की भविष्यवाणी है। इसलिए पर्यावरण पर लक्ष्य केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से ये हो रहा है, मगर उसमें भी बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और मैं तो सलाम करता हूँ उस छोटी सी बच्ची का जिसने हम सबको एक प्रश्न पूछा, ग्रेटा थुनबर्ग, जिसने हमको प्रश्न पूछा। हाँ। कि भाई आप लोगों की जिंदगी तो खत्म हो गई, मगर आप हमारे लिए क्या प्रकृति छोड़कर जा रहे हो। और इसीलिए उसने स्कूल में क्लाइमेट स्ट्राइक शुरू की। हर शुक्रवार को बच्चे
अपने अधिकार के लिए क्लाइमेट स्ट्राइक करते हैं, और वो 3 सालों से चला आ रहा है। उसके जरिए ही आज यूनाइटेड नेशंस में पर्यावरण एक मुख्य मुद्दा बनकर रह गया। अच्छा, तो दर्शकों, ये थे संजय मेश्राम साहब, जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर के पास एक उमरेड तहसील है, इस तहसील में आते हैं। समाज के लिए बचपन से ही कुछ करना चाहिए, बहुत सारा उन्होंने समाज के लिए काम किया है। महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस कमेटी के वो सचिव हैं। आने वाले दिनों में उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के विचारों के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, और ये समाज का कार्य करने के लिए संजय मेश्राम साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।